देखिए क्वेश्चन नंबर 118। 118 में अल्कीन सिस्टम दिया हुआ है और इंक्रीजिंग लैम्डा मैक्सिमम। बेसिकली यहाँ पर लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है। क्या है बच्चों? वेव लेंथ। आप जानते होंगे E बराबर होता है h न्यू और इसका फॉर्मूला होता है hc/लैम्डा। ठीक है, तो कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा मैक्सिमम। अब सोचिए, जब ये लैम्डा मैक्सिमम होगा तो उस समय ये एनर्जी क्या होगा? एनर्जी होगा मिनिमम। ठीक है, और एनर्जी जब मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी में जब किसी भी कंपाउंड का एनर्जी मिनिमम होता है, इसका मतलब वो स्टेबल सबसे ज़्यादा होता है। एनर्जी मिनिमम का मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना। तो एनर्जी मिनिमम मतलब मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्लियर तो हो गया। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर के आधार पर जो है अपने को इसमें जो है ऑर्डर बताना है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। देखिए, फर्स्ट कंपाउंड में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है और थर्ड में भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। क्यों? कंजुगेशन सिस्टम है। देखिए पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर पाई सिग्मा पाई। तो 1 और थर्ड दोनों रेजोनेंस से स्टेबल है, लेकिन 1 में लार्ज कंजुगेशन है और 3 में स्मॉल कंजुगेशन है। तो कोई बात नहीं, तो 1 की स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा, फिर किसकी होगी? 3 की। फिर बचा को 2 ही तो बचा ले। देखे, अच्छा 2 को स्टेबिलिटी है क्या? देखिए 2 में अल्कीन सिस्टम तो है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस नहीं है तो इसका हम लोग हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी मिलेगी इसको। समझ गए बात को? तो फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेंस स्टेबिलिटी, सेकेंड में हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर बताइए मोर स्टेबिलिटी बोले तो स्टेबिलिटी के आधार पर जो है ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 3 2, और 1 3 2 के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119। मैं उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर एंजॉय में कोई कमी आ जाए तो आप बोलिएगा ज़रूर, है ना। आप अपने विचार जो है कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए। आपको कैसा समझ में आता है? नहीं समझ में आता है तो पूछिए, बताइए। कोई कमी है हम में तो वो भी सुधारेंगे, क्यों नहीं सुधारेंगे? समझ गए बात को? तो सुधार तो होना ही चाहिए। इंसान को पूरे जीवन भर सीखते ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई सुधार का गुंजाइश है तो कृपया सजेस्ट करें। हम इसके लिए आपके बहुत आभारी रहेंगे। बाकी मेहनत तो कर ही रहे हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में एक साइक्लिक एमीन दिया हुआ है। ठीक है, तो साइक्लिक एमीन तीनों में एक ही स्ट्रक्चर है। देखिए प्रोपेन टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोपेनामीन है। कहने का मतलब है कि 3 मेंबर रिंग है। हो सकता है मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर गलत बोल दिया हो, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो सबसे पहला नंबर तो देखिए यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है। यहाँ CH2 होना चाहिए, CH2Me, CH2CH3 ग्रुप। यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल है, यहाँ नॉर्मल ब्यूटाइल है और यहाँ फिनाइल है। ये डेल जी जो है ये एक बार पहले भी आया था, इसी GOC में आया था। इसको हमने फ्री एनर्जी बोला था। इसके बारे में मैंने बताया था कि डेल जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, इन्वर्जन पर, रेट ऑफ इन्वर्जन पर। ठीक है, तो इसमें देखिए बोलता है कि लोएस्ट डेल जी किसमें है। तो रेट ऑफ इन्वर्जन मतलब जो फास्टली इन्वर्ज होगा उसका डेल जी ज़्यादा होगा, और जो स्लोली इन्वर्ट होगा, इन्वर्जन का मतलब
कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब एक दूसरे में चेंज होना। आपको पता है कि ये एमीन क्या करता है, इस तरह से मैंने बताया था, R1 R2 और ये R3, यहाँ लोन पेयर है, तो ये क्या करता है ना, ये अपने मिरर इमेज में इस तरह से चेंज होता रहता है। इसको बोलते हैं फ्लिपिंग करना, आप जानते होंगे। अब बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों, इस फ्लिपिंग के कारण जो है ना, ये एमीन का नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर कायरल है। अगर तीनों ग्रुप अलग अलग हो तो ये कायरल है, कायरल होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए एमीन इन्वर्जन जो है ना आइसोमेरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन पूछता ही वहीं पर है जहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होता है, जहाँ पर कुछ ट्रेडिशन नहीं चल रहा होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और धीरे धीरे आ भी जाता है, ज़्यादा चिंता भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया था कि इन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे ये नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन से देखिए ग्रुप लगे हुए हैं इसे, ठीक है, और इसके मिरर इमेज में ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे 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 होता रहता है। इसी को एमीन इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब ये अपने मिरर इमेज में फिर ये बदलता रहता है लगातार। उसी दरमियान में क्या होता है, एक स्थिति ट्रांजिशन स्टेट वाली आती है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहां से वो चेंज होता है। भाई पहले रिएक्टेंट था, एक इमेज को रिएक्टेंट मानिए, बाद वाले इमेज को प्रोडक्ट मानिए, और एक बीच वाली स्थिति होगी, वो ट्रांजिशन स्टेट हो गया। तो वो ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ना, उसमें ये प्लेनर हो जाता है, एंड एट दैट टाइम इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। क्या होता है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन आया था, आपको याद हो तो मैंने बताया भी था। इस तरह के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं एमीन इन्वर्जन पर, ये तीसरा क्वेश्चन है एमीन का। खैर, तो देखिए कुल मिलाकर बात ये है बच्चों की, इसमें देखिए तीनों में जो है 3 मेंबर का रिंग बनाया हुआ है, तो एंगल स्ट्रेंथ तो सब में बराबर ही होना है। तो यहाँ एंगल स्ट्रेंथ का फैक्टर नहीं काम करेगा, यहाँ पर फैक्टर काम करेगा ये कि इसमें देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लिपिंग हो रहा है, फ्लिपिंग। ठीक है, तो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, इस नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप जितना बड़ा होगा, जितना छोटा ग्रुप होगा, फटाक फटाक फ्लिपिंग करेगा। लेकिन अगर ये ग्रुप बड़े हो जाएं, ठीक है, ग्रुप बड़े हो जाए, इनका एटॉमिक वेट बड़ा हो जाए, ठीक है, हिंड्रेंस बड़ा हो जाए, इनका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एटॉमिक वेट ज़्यादा होने के कारण इनका जो रेट ऑफ इन्वर्जन है उस पर फर्क पड़ेगा। मतलब ये आसानी से एक दूसरे में बदल नहीं पाएंगे। तो आपको बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देख लेना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इन सब में बड़ा ग्रुप जो है ना, ये टर्सरी ब्यूटाइल ही है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये देखिए इथाइल ग्रुप है, ये क्या है, ये देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल है, तो इस तरह से 4 कार्बन हो जाएगा, है ना भाई, बड़ा ग्रुप है लेकिन हिंड्रेंस नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिनाइल है, एक रिंग है, बेंजीन रिंग है, लेकिन ये भी साइक्लिक होने के कारण जो है ये कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पर आएगी, रेट में कहाँ पर दिक्कत आएगी, वैसे तो सब में आएगा। ठीक है, जितना बड़ा से बड़ा ग्रुप लगता जाएगा, रेट घटता जाएगा। तो इन चारों में से सबसे कम रेट जो है इसी का होगा, सबसे कम रेट से जो है यही इन्वर्ट होगा। तो जो सबसे कम रेट से इन्वर्ट होगा, डेल जी उसी का सबसे कम होगा। समझ में आई बात? तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए अब हम लोग पहुंचे हैं 120 पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहता है बताइए एचडी की स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो एचडी की स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा कैसे डिसाइड करते हैं? सिंपल सी बात है, जब भी आपको एचडी का स्ट्रेंथ निकालना हो तो आप क्या कीजिए, वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो सवाल उठता है कहाँ से, तो ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना।
देखिए जब भी आप कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कीजिएगा तो एनाइन बनेगा, प्रोटॉन रिमूव होगा H+ के रूप में तो एनाइन बनेगा। ठीक है, तो एनाइन बनाइए, देखिए कि किस पोजीशन पर एनाइन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, और क्या इस कंपाउंड में इस स्थान पर एनाइन बनाने से जो एनाइन की स्टेबिलिटी मिल रही है क्या वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसी का एसडी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर एनाइन की स्टेबिलिटी पर एसडी की स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। देखिए ये जो CO2 ET लिखा हुआ है इसका मतलब है C डबल बॉन्ड O और O ET, कुछ ऐसा इथाइल। ठीक है, यहां पर भी देखिए कुछ ऐसा ही है, C डबल बॉन्ड O और यहां पर OET कर देता हूं, यहां पर भी कुछ वैसा ही OET कर देता हूं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना है। एसिडिक हाइड्रोजन को हमने निकाला यहां से, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो है देखिए इस वाले कार्बन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां से निकलेगा। हर हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन उसी पोजीशन से निकालेंगे जहां पर कार्बन आयन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता हो, एटलीस्ट रेजोनेंस से तो स्टेबिलिटी जरूर मिलता हो। ठीक है, तो पहले देखिए हमने यहां पर चुना, क्यों? क्योंकि यहां पर 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप था। अगर यहां पर हाइड्रोजन होता तो सबसे ज्यादा यही हो जाता, क्योंकि 3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है उसको खींचने वाले हो जाते, जो कि आप यहां C में देख रहे हो। देखो पहले यहां पर मैं बता देता हूं, C में देखिए यहां जो कार्बन आयन बना है वो इधर रेजोनेंस कर सकता है, मतलब ये ग्रुप -M है, इधर रेजोनेंस कर सकता है, देखिए ये ग्रुप -M है, और इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, ये ग्रुप -M है। बोले तो 3 -M ग्रुप इसको खींच रहे हैं कि नहीं? अब यहां पर देखिए यहां C डबल बॉन्ड हो तो यहां पर देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर है भाई, दो बॉन्ड यहां पर बनेंगे तो एक नहीं दिखाया हुआ तो एक हाइड्रोजन ही है, तो यहां पर हमने कार्बन आयन बना लिया। कार्बन आयन या तो यहां बनाएंगे या तो यहां बनाएंगे, तो यहां जहां पर हाइड्रोजन होगा वहीं पर न बनाएंगे, वहीं से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेंगे। तो देखिए ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस इस तरफ कर सकता है और ये ग्रुप इसको खींचेगा, और ये रेजोनेंस इस तरफ कर सकता है, ये ग्रुप इसको खींचेगा। एनाइन को स्टेबिलिटी देता है खींचने वाला ग्रुप, समझ गए बात को? एनाइन को स्टेबिलिटी कौन देता है? -I -M। कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी कौन देता है? केटाइन को स्टेबिलिटी कौन देता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप। अब तो GOC समाप्त होने वाला है, 1-2 दिन में कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे। तो प्रैक्टिस आप कीजिए, प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा GOC में आपको उतना ही मजा आएगा, और एक बार GOC में आपको मजा आ गया तो फिर आपको ऑर्गेनिक सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए बात को? इसलिए प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। खैर, तो कुल मिलाकर C में देखिए 3 -M ग्रुप है बच्चों। ऑप्शन नंबर A में दो -M ग्रुप है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। और ऑप्शन नंबर B में देखिए केवल एक ही -M ग्रुप है। तो हो तो गया, इन तीनों में एनाइन स्टेबल सबसे ज्यादा किसका है? C का है, क्योंकि 3 -M, फिर A का है और फिर B का है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।